Hello students, I am Akram once again welcome you all to your own study point that is Life Science Academy. मॉडर्न इकोलॉजी हम लोगों ने पार्ट 1 देखा, अब पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 में पार्ट 2 में जाने के पहले मैं आपको अपने साथी टीचर्स के साथ में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। तो मेरे साथ में जो पढ़ाते हैं काफी यंग एंड एनर्जेटिक सर जो हैं, इनका नाम है एवराज जंगेल, MSc जूलॉजी CSNET क्वालिफाइड है। ऑलमोस्ट लगभग 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इनका और साथ में लगभग 2 साल से CSNET के लिए पढ़ा रहे हैं और ये मेरी क्वालिफिकेशन एंड नेट की डिग्रीज हैं। तो अब चालू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट में 2 क्वेश्चन दिए थे, तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट में जाएंगे। तो क्वेश्चन जो था फर्स्ट, इंडिविजुअल विद ग्रेटर मास हैव अ स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो व्हिच हेल्प टू कंजर्व हीट, दिस इज नोन एज। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इंडिविजुअल का मास ज्यादा है जिससे उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इस रूल को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा आएगा बर्जमैन रूल। क्यों आएगा? क्योंकि बर्जमैन ने ही इसके बारे में बताया था कि जिन स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका साइज ज्यादा बड़ा होता है तो उनके पास क्या होता है, मेटाबॉलिक ऑर्गन कंप्लीटली डेवलप होते हैं और साथ ही साथ सरफेस एरिया जो होता है वो लेस एक्सपोज होता है क्योंकि कवरिंग अच्छी रहती है उनकी, तो वहां पर हीट लॉस के चांसेस भी कम होते जाते हैं, इसलिए क्या आंसर आएगा बर्जमैन रूल। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ जनरल इंक्रीज इन द एवरेज बॉडी मास ऑफ एनिमल पॉपुलेशन विद इन अ स्पीसीज विद लैटिट्यूड इज नोन एज। तो यहाँ पर हम देखेंगे बॉडी मास की बात की है, साथ में एक हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मींस क्या होता है, ऊंचाई। नॉर्मली हम जो ग्राउंड लेवल होता है इससे जब हाइट की तरफ जाएंगे तो हमने पढ़ा है कि मौसम क्या होता है, ठंडा होता है। जब मौसम ठंडा होता है तो हमने बर्जमैन रूल में ये भी पढ़ा है कि कोल्डर क्लाइमेट के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइट में या साइज में ओवरऑल बड़े होते हैं। जब साइज बड़ा होगा उनका तो वहां पर क्या होगा, कंजर्व अच्छा होगा उनके बॉडी के हीट का। तो इस रूल को भी क्या कहेंगे हम लोग, बर्जमैन रूल। था हमारा सेम था। किसी को समझ अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कीजिए। संडे को मैंने जो प्रपोज किया हुआ है क्वेश्चन आवर, तो मैं फिर से वहां पर इसको रिपीट कर दूंगा। तो आज की हम लेक्चर चालू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के साथ में। अब इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो पहला बेसिस होता है मॉर्फोलॉजिकल। अगर हम किसी स्पीसीज को देख के उसके अपीयरेंस के बेसिस में आसानी से पहचान सकते हैं। सपोज एक पिजन और एक पैरट, अगर हम 2 स्पीसीज को देखें तो हम उसके कलर पैटर्न, उसके मॉर्फोलॉजी को देख के, बीक पैटर्न को देख के आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पैटर्न पिजन का है या ये पैटर्न पैरट का है। तो इसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। दूसरी बात करते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मेयर। इन्होंने क्या बताया, स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन। स्पीसीज जो होती हैं आपस में इंटरब्रीड करने वाली पॉपुलेशंस का एक ग्रुप होती हैं that are reproductively isolated from other such group। मतलब ऐसी स्पीसीज जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकती हैं लेकिन वो स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के थोड़ा सा अलग तरीके से रहती हैं या नेचर ने उनको रखा है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। जहां पर भी कंपटीशन का फैक्टर्स आएगा, मींस मोर देन वन स्पीसीज की बात आएगी, वहां पर इस टर्म का यूज किया जाता है और इसको देने वाले हैं वॉन वॉलेन, जो कि 1976 में दिया गया था। According to von Wallen, a species is a lineage means offspring, which occupies an adaptive zone minimally different from that of any other lineage। means offspring का ऐसा एक जो ग्रुप है वो अपने एक छोटे से अडेप्टिव मिनिमल रीजन में रह रहा है और उनका जो रेंज है वो दूसरी स्पीसीज के रेंज से बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा अलग है। ओवरऑल एरिया एक ही है लेकिन हम देखते हैं कि कई स्पीसीज जो होती है एक एरिया में रहने के बाद भी कुछ छोटी छोटी जगह में अपने आप को एक क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पैक्ट एरिया दे देती हैं और सर्वाइवल उनका अच्छा होता है। तो वो अपने फिक्स एरिया में रहने की कोशिश करती हैं क्योंकि वहां पर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आसानी से पूरी हो जाती हैं। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सिंपल मीनिंग की अगर हम बात करें तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच हैबिचुएट इन अ पर्टिकुलर नीश। अगर कोई पर्टिकुलर नीश में सर्वाइव करने वाली स्पीसीज है, रहने वाली स्पीसीज है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पीसीज का एक ग्रुप कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इको टाइप और इको स्पीसीज की। इको टाइप को देने वाले साइंटिस्ट थे टेओरसन। इन्होंने बताया था अ डिस्टिंक्ट फॉर्म और फेस रेस of a plant or animal species occupying a particular habitat or specific environment। means कोई भी प्लांट या एनिमल का कोई एक फॉर्म है, कोई एक प्रजाति है जो क्या है, पर्टिकुलर हैबिटेट में, एनवायरमेंटल कंडीशन में रह रही है। अब जैसे हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जीरोफाइट,
अब जीरोफाइट क्या था, लॉन्ग टाइम पे जो प्लांट जीरोफिटिक कंडीशन में, सूखे वाले कंडीशन में रह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने लीव्स को गिरा दिया या फिर लीव्स को मॉडिफाई किसमें कर दिया, स्पाइंस में। इससे हुआ क्या, ट्रांसपिरेशन कम हुआ। तो जहां पर स्पीसीज लगातार लॉन्ग टर्म कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेंगी, तो हमने जो वर्ड पढ़ा था एडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन, उस सेंस में हम बात करें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि इकोटाइप जो होता है ये एडेप्टेशन होता है स्पीसीज का और इरिवर्सिबल होता है। क्यों, क्योंकि ये जेनेटिकली फिक्स्ड होता है और ये स्पीसीज पर विंटर फर्टाइल होंगी और लॉन्ग टाइम पे होंगी। तुरंत असर देखने को, हमको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे इसके। सेकंड आता है इको स्पीसीज। अगर कोई ऐसी स्पीसीज एक से ज्यादा है किसी भी एरिया में जो क्या है, अपने आप को वहां पर हैबिचुएट कर चुकी हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इको टाइप बोलेंगे। और इको टाइप के ज्यादा एक साथ स्पीसीज प्रेजेंट है वहां पर, तो क्या हो जाएंगे आपस में, वो इको स्पीसीज हो जाएंगी और ये आपस में इंटरफर्टाइल भी हो सकती हैं। तो सिंपल मीनिंग है, इको टाइप को अगर हमको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, हम सिंपल सा मीनिंग निकालते हैं इको और टाइप। इको और टाइप में दो वर्ड हैं, इको से इकोलॉजी और टाइप मींस कोई ऑर्गेनिज्म किसी इकोसिस्टम में गया और टाइप मतलब उसके जैसा हो गया। तो जहां पर ऑर्गेनिज्म गया और उसी के जैसा अपने आप को अडेप्ट कर लिया तो वो क्या हो गया, इको टाइप। और अगर उस एनवायरनमेंट में ऐसी एक से ज्यादा स्पीसीज हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आपस में इको स्पीसीज कहलाएंगी। नेक्स्ट वर्ड आता है इकार्ड और इकोफेन्स। तो यहां पर हमने जो बात की थी एक्लेमेटाइजेशन की पहले, तो एक्लेमेटाइजेशन क्या होता था, शॉर्ट टाइम पे होता था। तो ये जो इकार्ड या इकोफेन स्पीसीज हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन पे हम आसानी से चेंज दे सकते हैं एनवायरमेंटल का। कई स्पीसीज होती हैं जो अपने आप को नए मौसम में, नए एनवायरमेंट में लेके जाती हैं और आसानी से वहां पर अडेप्ट हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस भी देखने को सडन मिलते हैं हमको वहां पर। तो ये क्या है, फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर से इनके जो चेंजेस हैं वो इंड्यूस्ड होते हैं और आसानी से हमको देखने को मिल सकते हैं। इनको हम कहेंगे इकार्ड्स और इकोफेन, और ये रिवर्सिबल होते हैं, जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, हैबिटेट एंड नीश। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर हम कॉमन वर्ड में यूज कर जाते हैं कि हैबिटेट और नीश एक ही चीज होती है। तो हम यहाँ पर बारीक इसका फर्क क्या है वो समझेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। तो पहला बात करते हैं हैबिटेट। हैबिटेट क्या चीज है, नेचुरल लिविंग प्लेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल लिविंग प्लेस है वो क्या कहलाएगा, हैबिटेट। तो अब नीश क्या चीज है, नीश को देने वाले टर्म्स ग्रीनेल नाम के साइंटिस्ट ने 1971 में दिया था। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि हैबिटेट लिविंग प्लेस हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स और सारी एक्टिविटीज वो ऑर्गेनिज्म वहां पर कर पाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हैबिटेट है। लेकिन अगर हम नीश की बात करते हैं तो नीश होता है इकोलॉजिकल रिक्विसाइट, यानी एनवायरनमेंट से अपने जितने भी आसपास की चीजें हैं उससे रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस वो रिक्वायरमेंट को लेने के बाद में अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पा रहा है। तो अगर दोनों चीजें कंप्लीट हो रही हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल नीश मींस कॉम्पैक्ट फैक्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल रिक्विसाइट प्लस एक्टिविटीज। नेक्स्ट एस्पेक्ट, अब इसके एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, तो तीन एस्पेक्ट देखे गए हैं मोस्टली, स्पेटियल या हैबिटेट, स्पेस के लिए या हैबिटेट के लिए हो सकता है, टॉपिकल मींस जो भी चेंजेस उसमें आते हैं एनवायरमेंट्स में उसकी वजह से हो सकता है, और तीसरा हो सकता है मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीश। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स मींस स्पेशल भी हो सकता है हैबिटेट की वजह से, टॉपिकल भी हो सकता है फूड की वजह से होता है, कोई खास फीचर हो सकता है या एनवायरमेंटल चेंज हो सकता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। इसको देने वाले साइंटिस्ट हैं हचिनसन। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल रियलाइज नीश। एग्जैक्टली इसी पॉइंट से क्वेश्चन हमको पूछा गया था सीएसआर में, तो इसको अच्छे से आप समझेंगे। अब यह है क्या चीज, फंडामेंटल नीड्स की बात करते हैं तो नीचे जैसे देख रहे हैं एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में हमने देखा कि मान लेते हैं स्पीसीज ए है, जब स्पीसीज ए अकेली स्पीसीज है, वहां पर कोई दूसरा नहीं है, तो पूरे के पूरे जो एरिया है और रिसोर्सेस है वो किसके पास है, स्पीसीज ए के पास है। तो वहां पर कोई कंपटीशन का फैक्टर नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो पूरी चीजें किसके लिए है, सिर्फ ए के लिए है। तो इस कंडीशन में अगर हम बोलेंगे कि ये जो नीश है वो ए का क्या है, फंडामेंटल नीश है। सेम अगर हम मान ले कोई दूसरा स्पीसीज का एरिया है जहां पर केवल स्पीसीज बी है और वहां पर कोई दूसरी स्पीसीज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ए के लिए हम जो एरिया देख रहे हैं वो और बी के लिए हम जो एरिया देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटर की स्पीसीज में नहीं है, कोई भी वहां पर लिमिटिंग फैक्टर्स नहीं है, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, अपनी अपनी जगह पर फंडामेंटल नीड्स। लेकिन जब बात आती है कि दोनों स्पीसीज एक साथ आ जाएंगी, जब एक साथ आएंगी तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होगा तो आपस में कुछ ना कुछ उनमें देखने को मिलेगा कि वो चीजें अवॉइड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर दोनों के बीच फाइट होती है तो नुकसान दोनों को हो सकता है। तो ए और बी कुछ एरिया एक दूसरे के लिए छोड़ देंगे, तो छोड़ने के बाद जो एरिया ए के पास बचेगा या जो एरिया बी के पास बचेगा जहां के रिसोर्स को यूज कर रहे हैं आसानी से, उसको हम कहेंगे रियलाइज नीड्स। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो जैसा कि हम देख रहे हैं स्पीसीज ए था जिसके पास जितना रिसोर्सेज था वो पहले यूज कर पा रहा था। अब साथ ही साथ वहां पर स्पीसीज बी आ चुका है। अब जब स्पीसीज बी आ चुका है तो हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के थोड़ा इधर यहाँ पर थोड़ा स्पेस है। स्पेस का मतलब ये है कि कुछ समय तक स्पीसीज ए यहाँ पर आ सकती है, कुछ समय पर ये भी हो सकता है कि स्पीसीज बी इस एरिया के लाइन के यहाँ पर आ सकती है, लेकिन मोस्टली ये एक दूसरे को इधर उधर जाना अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों के सामने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटिव स्पीसीज है, इनके बीच में क्या होगा, रिसोर्स को लेकर फाइट होगी और दोनों का ही वहां पर नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे यहाँ पर, तो जो भी चीजें हमको देखने को मिलती हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनका रियलाइज्ड नीड्स। मींस कोई स्पीसीज अकेली है तो जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीजें अवेलेबल हैं वो पूरी पूरी एक स्पीसीज के लिए हैं, तो वो उसका फंडामेंटल नीड्स हुआ। अब दूसरी कॉम्पिटिटिव स्पीसीज के आने की वजह से कुछ चीजें उसको वहां पर छोड़नी पड़ेंगी, और छोड़ने के बाद जो चीजें अब वो यूज कर पा रहे हैं उसको हम कहेंगे रियलाइज्ड नीड्स। तो लाइन देख रहे हैं ब्लू वाली, ब्लू लाइन के एक तरफ ए है एक तरफ बी है, तो जो ए का एरिया है वो ए का रियलाइज्ड नीड्स हो गया, और जो बी का एरिया है वो क्या हो गया, बी का रियलाइज्ड नीड्स हो गया। अब देखते हैं नीड्स विड्थ या नीड्स ओवरलैप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक स्पीसीज है जो कि वीक कॉम्पिटिटर है, स्पीसीज 2। सपोज हम इमेजिन करें कि स्पीसीज 1 यहाँ पर नहीं है, और जब नहीं है तो इसका जो ग्राफ है, जो फंडामेंटल नीड्स का, वो हम देखेंगे, ये येलो लाइन दिख रही है हमको, यहाँ से लेके इस तरीके से पूरा हमको दिखाई पड़ेगा। अब कुछ समय के बाद में रिसोर्स अवेलेबल हैं तो दूसरी स्पीसीज जो क्या है, कॉम्पिटिटर स्पीसीज है, स्पीसीज 1 वहां पर आ जाती है, क्योंकि ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर स्पीसीज है। तो स्पीसीज 2 को इसने क्या किया, वहां से हटा दिया। जब हटा दिया तो हम इस ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ एरिया स्पीसीज 2 ने छोड़ दिया जो पहले वो यूज कर रहा था। तो अब हम देखेंगे पहले जो यूज कर पा रहा था वो क्या था, उसका फंडामेंटल नीड्स था। फंडामेंटल नीड्स के बाद में अब वो एरिया जो छोड़ चुका है और सिर्फ उसके लिए बचा हुआ है स्पीसीज 2 के लिए, ये क्या हो गया, इसका रियलाइज्ड नीड्स हो गया। तो यही डिफरेंस होता है, अगर कंपटीशन होता है तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें, रिसोर्स अपने को शेयर करनी पड़ती हैं। तो फंडामेंटल नीड्स, रियलाइज्ड नीड्स से समझ में आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं नीड्स ब्रेड्थ या नीड्स विड्थ। नीड्स की चौड़ाई या जगह कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीड्स ब्रेड्थ जो होता है, यहाँ के स्टार्टिंग से लेके लगभग यहाँ के दोनों की स्पीसीज का जहां पर आपस में एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो जो स्पीसीज यहाँ पर हैं, ये रेड लाइन जो शो कर रहा है, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया स्पीसीज 1 के लिए होगा और बाकी जो एरिया स्पीसीज 2 के लिए होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं स्पीसीज नीड्स ओवरलैप की। नीड्स ओवरलैप मतलब वो एरिया होगा जहां पर स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 दोनों ही आपस में क्या करेंगी, रिसोर्स के लिए जाएंगी। अब स्पीसीज 1 अगर वहां पर सपोज एब्सेंट है तो स्पीसीज 2 यूज कर सकती है, और स्पीसीज 2 अगर नहीं है तो स्पीसीज 1 यूज कर सकता है। तो वो ऐसा एरिया जहां पर दोनों का ही मूवमेंट रहेगा और टाइम पे वो लोग आपस में रिसोर्सेज जो है वो यूज करेंगे, इसको हम कहेंगे नीड्स ओवरलैप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस और इकोलॉजिकल गिल्ड्स। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में रहते हैं, लेकिन वो उनका इकोलॉजिकल नीड्स जो है चेंज नहीं कर सकते। सपोज हम एग्जांपल लें काऊ का। वर्ल्ड में किसी भी हम कंट्री में जाएं तो वहां पर हम काऊ को देखेंगे, मेजर जो उसका सोर्स है, फूड है, वो क्या है, ग्रासेस हैं। तो अगर ग्रासलैंड का रीजन हमको पसंद है तो हम किसी भी काऊ को किसी भी कंट्री में लेके जाएं, वो ग्रासेस ही यूज करेंगी और अपना एक्वायरमेंट जो है, जो टोटल एनवायरमेंट है, वो चेंज नहीं करेंगे। इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट की। ऑर्गेनिज्म को हमने उसका हैबिटेट चेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो उसने प्रीफर वही चीज किया जो पहले वो करता था, इसे कहेंगे इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस। नेक्स्ट टर्म है इकोलॉजिकल गिल्ड। गिल्ड मीन ऐसी स्पीसीज जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हमारे पास अवेलेबल एनवायरनमेंट में उसको सेम वे में यूज करती हैं। जैसे किसी भी हम वाइल्ड में, फॉरेस्ट में जाएंगे तो कोई भी हमारी 2 कार्निवोरस, ओमनिवोरस स्पीसीज या कोई भी जो हर्बिवोरस स्पीसीज है, सपोज हम बात करें कोई भी हिरण की बात कर लें या कोई अदर एनिमल की बात कर लें, जिराफ वगैरह, तो ये क्या है, पूरे पूरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। तो ऐसा कोई स्पीसीज जो सेम टाइप का, या तो वो ट्री के, प्लांट्स के, ट्री के जो लीव्स है उस पर डिपेंडेंट है, या जमीन पे जो ग्रासेस हैं उस पर डिपेंडेंट है, तो सेम तरीके से अगर वो चीजें यूज कर रही हैं तो उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल गिल्ड्स। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे टेंसले, 1935 में इसको दिया था। अब इकोसिस्टम किससे मिलकर बना होता है, बायोटिक और एबायोटिक। तो एबायोटिक हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम बायोटिक डिस्कस करेंगे। तो इकोसिस्टम की बात करें तो एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। अब बात करते हैं, ये हमारा डायग्राम है इकोसिस्टम का। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं इकोसिस्टम की जो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम एंड इकोस्फीयर।
और यहाँ पर हमारा इकोसिस्टम इकोलॉजी का जो पोर्शन है वो एंड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट की। तो हम लोग जो एबायोटिक फैक्टर्स थे उनको लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे, एयर, वाटर, सॉइल, रेडिएशन। मेजरली हम फोकस करते हैं बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी जो दो में डिवाइड होती है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड बनाएंगे, दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को यूज करेंगे वो फोटोसिंथेटिक नहीं है इस वजह से। तो ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे तो इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, तो मोस्टली प्लांट इस कैटेगरी में आएंगे जो प्रोड्यूस करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स की बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूमर भी हो सकते हैं और डिकम्पोजर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कंज्यूमर की बात करेंगे, हर्बिवोर जो प्लांट खाते हैं, कार्निवोर जो कि दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, ओमनिवोर जो प्लांट एनिमल दोनों में से किसी को खा सकता है, और डेट्रिटियोरस जो होते हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड जो मैटर होता है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉपिक लेवल की बात करें अगर, तो यहाँ पर 3 क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो प्लांट या प्रोड्यूसर्स, और जब हम टॉपिक लेवल की बात करेंगे तो हमेशा प्लांट जो होते हैं वो प्राइमरी टॉपिक लेवल पे होते हैं। सेकेंडरी की बात करें तो हर्बिवोर जो प्लांट का यूज कर रहे हैं, और टर्सरी की बात करें तो कार्निवोर या ओमनिवोर। कुछ फूड चेन्स में क्वाटरनरी भी देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली प्राइमरी, सेकेंड, टर्सरी में ही कंप्लीट चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डीकम्पोजर्स। ऐसी चीजें जो डीकम्पोज करने में, ऐसे ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज करने में यूज होते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया, फंजाई को जानते हैं, तो कोई भी सड़ी गली चीज है जो बची हुई रहती है लास्ट में, उसको अगर डीकम्पोज करना है कंप्लीटली फिर से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर में, तो ये बैक्टीरिया और फंजाई के पास क्या खास एबिलिटी है एंजाइम्स की, और ये सिक्रेट करने के बाद में कंप्लीटली उसको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर में डीकम्पोज कर देते हैं, जो कि फिर से रिसाइकल हो जाते हैं। नेक्स्ट कुछ टर्म जो होते हैं इकोलॉजी में बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं, जैसे फैगोट्रॉप। हमने अमीबा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। अमीबा में पढ़ा होगा कि अगर अमीबा ने कोई सॉलिड पोर्शन को एंगल्फ किया तो हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। अगर उसने कुछ लिक्विड को एंगल्फ किया तो हम क्या बोलते हैं उसको, पिनोसाइटोसिस। तो वैसे ही ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करेंगे तो हम बोलेंगे फैगोट्रॉप। दूसरा वर्ड आता है ऑस्मोट्रॉप। अगर हम बात करें कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है सॉल्यूशन फॉर्म में तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोट्रॉप। नेक्स्ट है पैरासाइट, ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिशन लेता है किससे, दूसरे ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में रहते हुए, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनके साइड में ही रहेगा। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में जो है इकोलाई वगैरह होते हैं, तो ये क्या है, पैरासाइट्स हैं जो लगातार ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में रहेंगे और वहीं से न्यूट्रिशन लेंगे, और कभी कभी तो इतना हार्मफुल इंपैक्ट देते हैं कि जो होस्ट होता है उसकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट है सैप्रोफाइट, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और नॉन लिविंग मैटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नॉन लिविंग मैटर या डेड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा अभी बैक्टीरिया, फंजाई के बारे में, तो मोस्टली क्या होते हैं, ये डिकेइंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं लास्ट के उनको यूज करते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे सैप्रोफाइट्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट कनेक्ट में क्वेश्चंस की। तो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 2 स्पीसीज के बारे में जो कि बार्नेकल्स की स्पीसीज है, तो उनका जो एरिया है इंटरटाइडल लॉक का एरिया है, और होने के बाद में उनकी कंडीशन दी हुई है। आपको इसमें से एक सही आंसर निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है जो टर्म्स दिए हुए हैं उनके ऊपर में। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो भी आपको लगे, सही गलत से मतलब नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर वहां पर लिखें। आपका गलत होगा, सही होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो चालू करने के पहले इनका मैं आंसर दूंगा विद एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बार बार मैं कह रहा हूँ, हर बार पॉसिबल नहीं होगा या मैं आप तक पहुंचा पाऊं, इस वजह से सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। बिना किसी एफर्ट के आप वीडियोस को देख पाएंगे और फायदा ले पाएंगे। थैंक यू।